बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्वस डिसऑर्डर एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसमें कुछ जो बीमारियां हैं जो ब्रेन में होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है स्ट्रोक। स्ट्रोक का दूसरा नाम है सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट यानी CVA, जिसमें जो ब्लड है जो टिश्यू में जा रहा होता है किस लिए, सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, क्योंकि हर सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जब ये ब्लड की सप्लाई किसी भी वजह से डिस्टर्ब हो जाए, किसी भी वजह से बंद हो जाए सप्लाई, यानी क्लॉट की वजह से या वेसल्स का ब्रेक हो जाना, तो इसी वजह से जब सेल्स को जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और इसी वजह से वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, तो इसको स्ट्रोक कहा जाता है। इसमें दो तरह के हो सकते हैं। एक है इसेमिक स्ट्रोक, जिसमें क्लॉट बन जाता है टिश्यू में। जो है उसको कहा जाता है हेमोरेजिक स्ट्रोक। हेमोरेजिक स्ट्रोक जो है ये जब ब्लड वेसल जो है वो ब्रेक हो जाता है, तो इस वजह से ये होता है। सिम्टम इसके क्या है? सबसे पहला जो है वो है नंबरनेस, यानी जब ब्रेन का एक पार्ट जो है वो डिसेबल हो जाता है, तो हमारी एक बॉडी का एक पार्ट जो है वो डिसेबल हो जाता है। जैसे हमारा राइट ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाता है, उसमें सेल्स, तो वो वाला हिस्सा काम करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से जो लेफ्ट साइड वाली बॉडी है हमारी, उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, अब नॉर्मल हो जाती है, यानी पालिज जैसा अटैक हो जाता है। ठीक है। इसमें जो है वीकनेस होती है, पेस यानी पेस थोड़ा सा लटक जाता है, आर्म्स और लेग्स भी सही तरीके से फिर काम नहीं करते, कंफ्यूजन बंदे को हर टाइम रहती है। इसके बाद है ट्रबल होती है इसको देखने में, चलने में, और बहुत ज़्यादा शदीद दर्द इसके सर में होता है। ट्रीट इसको किस तरह किया जाता है? CT स्कैन के ज़रिए से, MRI के ज़रिए से, यानी उसकी लोकेशन मालूम की जाती है कि किस जगह पर जो क्लॉट है या ब्लड वेसल जो है ब्रेक हुआ है वो किस जगह पर हुआ है। ये CT स्कैन और MRI के ज़रिए से पता चलाया जाता है। फिर है क्लॉट ब्लास्टिंग ड्रग। इसको जो क्लॉट हुआ है उसको एक नाम है थर्मोलेटिक थेरेपी, इसके ज़रिए से पीटी किया जाता है, जिसको थ्रम्बस जो ड्रग है वो दिया जाता है, या फिर ब्लड को जो है पतला किया जाता है। किसके ज़रिए से? एक ड्रग है, हेपरिन ड्रग है, जिसको दिया जाता है ताकि उसका ब्लड जो है वो थिनकर हो जाए और इसका इलाज किया जा सके। अच्छा, इसके बाद है मेनिंजीज। मेनिंजीज जो है ये 4 लेयर्स है ब्रेन के ऊपर, यानी पर्दे से है, जिसमें जख्म लग जाता है तो फिर ये मेनिंजीज होती है। ठीक है। इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजीज, इन्फेक्शन विद वायरस, बैक्टीरिया और अदर माइक्रोब्स। ये या तो वायरस के ज़रिए से होता है, बैक्टीरिया, या फिर अदर जो चीज़ें हैं उसके ज़रिए से होती है। सिम्पटम इसके क्या है? फीवर होता है, इसमें चिल्स होती है। इसके अलावा मेंटल स्टेट जो है वो चेंज हो जाता है। इस बंदे को लाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है, कभी कभार तो कोमा में भी चला जाता है और ज़्यादा तेज़ी से ब्रीथिंग करता है। इसके अलावा इसका गर्दन जो है वो पीछे की तरफ चला जाता है और हेलुसिनेशन इसको होती है। ट्रीटमेंट इसको किया जाता है एंटीबायोटिक के ज़रिए से, या एक स्टीरॉयड है, कोर्टिकोस्टेरॉइड के ज़रिए से इसको ठीक किया जाता है। इसके बाद है ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर जिसको कैंसर भी हम कहते हैं, इसमें जो एक सेल है उसमें एबनॉर्मेलिटी पैदा हो जाती है और वो कंट्रोल फिर नहीं रहता, यानी नॉर्मली तौर पर जो सेल है वो 1 से 2 और फिर 2 से 4 में डिवाइड होते हैं, लेकिन ये डिवीजन जो है एबनॉर्मल तरीके से करेगा। तो इस तरह की जो जो अनकंट्रोल डिवीजन होती है ब्रेन में सेल्स की, तो इसको ट्यूमर कहते हैं। और ये 2 टाइप्स की हो सकती है, एक है बेंजन और दूसरा है मेलिग्नेंट। बेंजन जो है ये शरीफ किस्म का जो ट्यूमर है वो होता है, यानी ये सिर्फ एक जगह पर ट्यूमर बन जाता है और फैलता नहीं है, जबकि जो मेलिग्नेंट है वो फैलना शुरू हो जाता है। जिस भी जगह पर होता है वो धीरे धीरे अपना सरात करने लगता है और फैलता रहता है जिस्म में, जिसको कंट्रोल फिर नहीं किया जा सकता, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक कैंसर है। ठीक है। इसके सिम्टम जो है वो है हेडेक होती है बंदे को, वोमिटिंग भी होती है, विजन में भी प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टी विद बैलेंस एंड स्पीच, बिहेवियर चेंज एंड हियरिंग प्रॉब्लम है। ट्रीटमेंट टू ट्रीटमेंट इसको किया जाता है सर्जरी के ज़रिए से, यानी इस चीज़ को सर्जरी करवा कर निकाला जाता है, या फिर रेडियोथेरेपी, यानी इसमें जो कैंसर जहाँ पर हुआ है उस जगह पर रेज डालकर, रेडिएशन डालकर इसको रेडियोथेरेपी की जाती है, या केमोथेरेपी। केमोथेरेपी में जो है मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स या दवाइयाँ वगैरह देकर इसको ठीक किया जाता है। इसके बाद है हेडेक। हेडेक जो है ये सर में जब बहुत ज़्यादा दर्द हो तो इसको कहते हैं।
جو کسی بھی جگہ پر ہمارے سر یا ریجن میں یا نیک ریجن میں ہوتا ہے. یہ جو ہے ایک کامن لوکیشن آف پین اینڈ باڈی، یعنی کسی خاص جگہ پر ہماری باڈی میں یہ ہو سکتا ہے، کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. یا پھر اس کے جو برین میں جو ٹیشوز ہے وہ اس کو سینس نہیں کر پاتے. کیوں؟ کیونکہ اس میں جو پین ریسپٹرز ہوتے ہیں وہ تعداد میں توڑے ہوتے ہیں، جبکہ جو ادر ایریاز ہے ہیڈ کے علاوہ، نیک ہیڈ کے علاوہ جو ادر ایریاز ہے جیسے ہمارے نروس، آرٹریز، وینز، ایئر، میوکس ممبرین وغیرہ، یہاں پر جو پین والے ریسپٹر جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. الزیمر ڈیزیز جو ہے یہ جب ہماری میموری جو ہے وہ لاس ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کو الزیمر ڈیزیز کہتے ہیں. اور یہ زیادہ تر جو اسٹوڈنٹ ہے اس میں نہیں ہوتا. جب انسان بڑا ہوتا جاتا ہے نا تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر یہ ڈیزیز انسان کو لگ جاتا ہے، جس میں میموری لاس ہوتا ہے. یعنی جو بھی کچھ بھی وہ کرتا ہے وہ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس کو بھول جاتا ہے. کاز اس کا کیا ہے؟ انکریز پروڈکشن آف اسپیسیفک پروٹین. جو ہماری باڈی میں ہے ایک اسپیسیفک پروٹین ہے، بیٹا ایمائلوئڈ پروٹین ہے، جو کیا کرتا ہے؟ اس کو کنٹرول کرتا ہے. دیٹ لیڈ ٹو نرو سیل ڈیتھ، یعنی نرو سیل کو وہ ڈیتھ کروا دیتا ہے. یہ پروٹین جو ہے وہ ہمارے جسم میں خود بخود پروڈیوس ہوتی ہے اور جو لاس آف میموری ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے. سائن اور سمٹم اس کے کیا ہے؟ سائن اس کے یہ ہے کہ اس میں ڈیمنشیا جو ہے یہ شارٹ ٹرم میموری لاس کو کہتے ہیں. یعنی ایک بندہ ہے جس کو اباؤٹ 30 ایئر والا سین تو یاد ہوگا، لیکن جو اس نے اس سچویشن میں کیا ہوگا وہ اس کو یاد نہیں ہوگا. دوسرا ہے ایپیتھی جو ہے یہ انیبلٹی ٹو پرفارم ڈیلی ورک، یعنی وہ اپنی روزمرہ کی کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا. یا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو جو ہے یہ برین میں جو اس کے ریجن وغیرہ ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوگے. ٹریٹمنٹ اس کا کوئی بھی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، لیکن جو ایسیٹائل کولین ہارمون ہے جو ہماری باڈی میں موجود ہے، جو پروڈیوس کرتا ہے ہمارا پیٹیوٹری گلینڈ، اور اسی وجہ سے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن ادروائز اس کا کوئی بھی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ابھی تک ڈسکور نہیں ہوا ہے. اسی کے ساتھ ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ. اگر آپ کو تھوڑا سا بھی لیکچر سمجھ میں آیا ہو اور یہ ایسی ڈیزیز ہے جس کا ہر کسی کو معلوم ہونا ضروری ہے تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ کو ذرا سا بھی سمجھ آیا ہو، تاکہ وہ بھی ان باتوں کو سمجھ سکے. اللہ حافظ.